नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि अपनी ये हेराल्ड पुस्तक की सीरीज चल रही है। इसमें हम 13 पेपर कर चुके हैं। आज हम 14वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित एवं रीजनिंग सहित पूरे 50 प्रश्न होंगे। और यदि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी अच्छी है और नहीं भी है तो भी आपको 40+ का टारगेट रखना होगा। और अंत में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना होगा कि 50 में से आप कितने सही कर पाए। साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल तथा अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की पल पल की सूचना प्राप्त होती रहेगी। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज का जीके का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि सिंधु सभ्यता का स्थल हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? रावी, सिंधु, घग्गर या लूनी? तो लूनी नदी के किनारे कोई भी स्थल नहीं है। यहाँ पे घग्गर नदी के किनारे कौन सा स्थल है? घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा स्थित है, और जो कि किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। सिंधु नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित था? प्रसिद्ध शहर मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित था, जो कि वर्तमान में लरकाना पाकिस्तान में स्थित है। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? हड़प्पा आपकी रावी नदी के किनारे था। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा यहाँ पे। मुख्य पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? 8, 10, 12 और 18। तो पुराणों की संख्या 18 है। और वेदों की संख्या कितनी है? 4 है, जिसमें कौन कौन से वेद है आपके? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। परंतु ध्यान रहे, वेद त्रय में केवल ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को शामिल किया गया है, अथर्ववेद को नहीं शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंहासन छीनने के लिए बिंबिसार का वध किसने किया था? उग्रसेन, उदयन, अजातशत्रु या चंद्रगुप्त मौर्य? तो बिंबिसार कौन था? बिंबिसार आपका मगध साम्राज्य में हर्यक वंश का संस्थापक था, और बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, और अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके राजा बना था। तो मगध साम्राज्य का पहला पितृहंता भी हम अजातशत्रु को बोल सकते हैं। इसके अलावा हम अजातशत्रु को मगध साम्राज्य का प्रथम शक्तिशाली राजा भी बोल सकते हैं, क्योंकि अजातशत्रु ने मगध साम्राज्य का अत्यंत विस्तार किया था, और अजातशत्रु ने ही उस समय के आधुनिक हथियारों का प्रयोग किया था, जिसमें रथ, मुसल और महाशिला कटक प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि गौतम बुद्ध की माता कौन थी? लक्ष्मी, महामाया, त्रिशला या सत्यानी? तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इसके पिता का नाम शुद्धोधन था, और माता का नाम क्या था? महामाया था। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में 24वां तीर्थंकर किसे माना जाता है? महावीर, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ या आदिनाथ? तो 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। और ऋषभदेव या आदिनाथ हम किसे कहते हैं? प्रथम तीर्थंकर को कहा जाता है। और 23वें तीर्थंकर थे आपके पार्श्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम राइफल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, गुवाहाटी, दार्जिलिंग या शिलोंग? तो असम राइफल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। कहाँ पर स्थित है? शिलोंग। और शिलोंग किसकी राजधानी है? तो शिलोंग आपके मेघालय की राजधानी है। नेक्स्ट दिया गया है कि पंकज आडवाणी किस खेल से संबंधित है? गोल्फ, हॉकी, शतरंज या बिलियर्ड्स? तो पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से है? बिलियर्ड्स से है। विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक करने वाला देश कौन सा है? भारत, ब्राजील, चीन या अमेरिका? तो कॉफी उत्पादक देश कौन सा होगा? आपका ब्राजील होगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। और यदि बात करें कि भारत का सबसे ज़्यादा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो कौन सा है? कर्नाटक है। और कॉफी में कौन सा हानिकारक पदार्थ पाया जाता है? तो वो कैफीन पाया जाता है। चाय में थीन पाया जाता है, और तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, ध्यान रखना। सैन्य गतिरोध के रूप में चर्चित डोकलाम विवाद का संबंध किन देशों के बीच रहा था? भारत पाकिस्तान, भारत श्रीलंका, भारत चीन या भारत बांग्लादेश? तो डोकलाम विवाद किन देशों के मध्य हुआ था? भारत और चीन के मध्य हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ज्ञानपीठ अवार्ड जीतने वाली पहली महिला कौन थी? महादेवी वर्मा, अमृता प्रीतम, महाश्वेता देवी या आशापूर्णा देवी? तो ज्ञानपीठ अवार्ड जीतने वाली प्रथम महिला आपकी आशापूर्णा देवी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रारूप समिति के सभापति या अध्यक्ष कौन थे?
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल या जेबी कृपलानी। तो कौन थे आपके प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के सभापति? ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता? लोकसभा अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश या भारत के उपराष्ट्रपति। तो कौन होते हैं राज्यसभा के पदेन सभापति? आपके भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, और जो कि वर्तमान में कौन है? एम वेंकैया नायडू है। और प्रथम कौन थे? प्रथम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सर्वपल्ली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार लोकसभा की सीटों का प्रतिनिधित्व करता है। कितनी लोकसभा की सीटें बिहार में? 40, 48, 26 या 42। तो बिहार में कुल 40 सीटें हैं लोकसभा की। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। डिगबोई तेल परिष्करणशाला किस राज्य में स्थित है? पंजाब, असम, गुजरात या बिहार। तो डिगबोई किस राज्य में है? असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा आपका। अर्जुन अवार्ड किस लिए दिया जाता है? युद्ध के क्षेत्र में बहादुरी के लिए, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, आपातकाल में असाधारण सेवा के लिए या केवल तीरंदाजी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। तो जो आपका अर्जुन अवार्ड है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है विशेष कोच को, ठीक है, और अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है विशेष खिलाड़ी को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। तो ये थे जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे साइंस के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। विज्ञान का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि मानव कान के लिए निम्न में से श्रव्य आवृत्ति रेंज कौन सी है? ठीक है, 10,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20,000 से 40,000, 10 से 10,000 या 20 से 20,000 हर्ट्ज। तो मानव के लिए उचित सर्वे रेंज कौन सी होगी? 20 से 20,000 हर्ट्ज होगी। ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि निम्न में से कौन सा कैल्शियम का आयस्क है? डोलामाइट, सिंदूर, स्मेलाइट या मैग्नेटाइट। तो कौन सा होगा कैल्शियम का आयस्क? इनमें से डोलामाइट होगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा यहाँ पे। कौन सा नियम यह कहता है कि स्थिर तापमान पर गैस की नियत मात्रा का आयतन दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है? यह नियम किसका है कि स्थिर तापमान पर गैस की नियत मात्रा का आयतन दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है? यह आपका बॉयल का नियम है। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड जिसे हम क्या कहते हैं? गंधक का अम्ल भी कहते हैं, क्या होगा? H2SO4 होगा। नाइट्रिक अम्ल का होगा HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होगा HCl। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? चालन, संवहन, विकिरण या प्रकीर्णन। तो आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण आपका संवहन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि मानव जिगर का वजन लगभग कितना होता है? 300 ग्राम, 140 ग्राम, 500 ग्राम से 1 किलोग्राम तक या 1.5 से 2 किलोग्राम तक। तो कितना होता है? मानव जिगर का वजन होता है लगभग 300 ग्राम। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ध्वनि की गति धीमी होती है, किस में धीमी होती है? जल में, हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन में या लोहा में। तो किस में धीमी होती है? ध्वनि की गति आपकी हाइड्रोजन में धीमी होती है। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ कौन सा है? वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज। बात करें तो सभी महत्वपूर्ण है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? आपका प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। किस अवरोध से टकराकर लौटने वाली ध्वनि को कहते हैं? किसी अवरोध से टकराकर जब ध्वनि लौटती है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रतिध्वनि कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। किसी वस्तु द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा निर्भर नहीं करती है, किस पर निर्भर नहीं करती है? वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है, वस्तु के ताप पर भी निर्भर करती है, वस्तु की प्रकृति पर भी निर्भर करती है, परंतु आयतन पर निर्भर नहीं करती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। सभी सजीव जीवों में कौन सी सर्वाधिक विलक्षण विशेषता होती है? ठीक है, हमने पढ़ा है कि प्रत्येक सजीव की मूलभूत व संरचनात्मक इकाई कौन होती है? कोशिका होती है। तो सभी सजीवों में कोशिका संरचना होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आम फ्लोरोसेंट ट्यूब में है, क्या होता है आम फ्लोरोसेंट ट्यूब में? ऑर्गन वाष्प, पारद वाष्प, सोडियम वाष्प या नियोन वाष्प। तो आपकी पारद वाष्प होती है। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। विद्युत केतली में पानी गर्म होता है, किसके कारण होता है? चालन के कारण, संवहन के कारण, विकिरण के कारण या उपयुक्त सभी। तो विद्युत केतली में पानी गर्म किस कारण होता है? संवहन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा।
ऊष्मा के स्थानांतरण की विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है। कौन सा माध्यम आवश्यक नहीं है? चालन, संवहन, विकिरण या इनमें से सभी। तो इनमें से विकिरण माध्यम ऊष्मा के स्थानांतरण में आवश्यक नहीं है, बाकी चालन और संवहन आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह लेंस जो किरणें एकत्रित करता है उसे हम क्या कहते हैं? अभिसारी, अपसारी, प्लेनो लेंस या मेनिस्कस लेंस। तो क्या कहा जाता है? जो किरणों को एकत्रित करता है उसे अभिसारी कहते हैं, और जो किरणों को फैलाता है उसे हम अपसारी कहते हैं। तो यह थे विज्ञान के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे गणित के 15 प्रश्न। गणित का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है कि एक राशि जो 5% की वार्षिक दर पर साधारण ब्याज के रूप में प्रतिदिन 1 रुपये देगी वह होगी। देखिए, प्रतिदिन 1 रुपये होगी तो एक साल में कितने रुपए देगी? एक साल में 365 दिन होते हैं और एक दिन में 1 रुपया देता है, तो 365 दिनों में कितने देते हैं? 365 रुपये। तो अब हमारे पास आ गया समय 1 वर्ष, ब्याज 365 आ गया और दर आ गई 5 वर्ष, और हमें ज्ञात क्या करना? मूलधन। तो हमने पढ़ा है कि जब समय, मूलधन और दर तीनों दिए गए होते हैं तो हम गुणा करवा के 100 का भाग देते हैं और साधारण ब्याज आता है। परंतु इन तीनों में से एक को छुपा लिया जाता है और 2 दिया जाता है और ब्याज दिया जाता है। तो हम क्या करते हैं? ब्याज को 100 से गुणा करते हैं और बाकी जो शेष 2 संख्याएं बचती है उनका हम भाग देते हैं। तो ब्याज है हमारे पास 365 गुणा 100। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इनमें से दर दी गई है और समय दिया गया 1 वर्ष, इनका भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा? हमारे पास मूलधन आ जाएगा। ठीक है, तो भाग देते हैं। 1 का कोई महत्व नहीं है, 5 का भाग देते हैं किसमें? 100 में कितनी बार जाएगा? 20 बार जाएगा। ठीक है, और 365 को 20 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1 0 दिया गया, 5 दूने 10 से 6 दूने 12 और 1 13 और 6 और 1 7, 7,300 रुपये होगा मूलधन। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा आपका। एक वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है। एक अन्य वर्ग जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग का 2 गुना है का विकर्ण कितना होगा? देखिए, जब 4√2 सेंटीमीटर विकर्ण दिया गया तो भुजा सीधी सीधी वर्ग की 4 होगी, ध्यान रहे। ठीक है, क्योंकि जो भुजा होती है उसके √2 लगाकर उसका विकर्ण ज्ञात किया जाता है। जैसे किसी वर्ग की भुजा 5 है तो उसका विकर्ण क्या हो जाएगा? 5√2 हो जाएगा। ठीक है, किसी वर्ग की भुजा 6 है तो उसका विकर्ण 6√2 हो जाएगा। ठीक है, ये किस प्रकार होगा इस पर भी कभी चर्चा करेंगे, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है और विकर्ण क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, और ये समकोण बनाता है। तो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है और ये कर्ण क्या कहता है कि इस भुजा का आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर क्या होता है? मेरे स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर इसका रूट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 50 का रूट हो जाएगा 5√2। इसी प्रकार होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया? विकर्ण दिया गया 4√2, तो भुजा हो जाएगी 4। ठीक है, और अब ये बोल रहा है कि एक वर्ग और है जिसका क्षेत्रफल क्या है? इसके क्षेत्रफल का दुगुना है। ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा आपका, इसके क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा? दुगुना। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। तो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा कितना हो जाएगा? दुगुना, अर्थात 32। तो इसकी भुजा 4 है तो 32 की भुजा कितनी हो जाएगी? 32 की रूट करेंगे तो हो जाएगी 4 रूट। तो अगले वाले वर्ग की भुजा क्या हो गई? 4√2 हो गई। तो अब अगले वाले वर्ग का विकर्ण क्या हो गया? मैंने आपको अभी बताया कि वर्ग की भुजा को √2 से गुणा करवा देंगे तो क्या आ जाएगा? विकर्ण आ जाएगा। तो अगले वाले वर्ग की भुजा निकाला हमने 4√2 और इसे हम गुणा करवाएंगे √2 से। ठीक है, तो √2 को √2 से गुणा करवाएंगे तो ये रूट हट जाएगा और 4 को 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो अगले वाले वर्ग का विकर्ण आ जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। एक घन का कुल सतह क्षेत्र 150 सेंटीमीटर है, उस घन का आयतन क्या होगा? देखिए, घन के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 6 × भुजा स्क्वायर। ठीक है, 6 × भुजा स्क्वायर बराबर क्या होता है? 150 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया। यह 6 इस और गुणा में पक्षांतरण करेंगे भाग में। 150 में यदि हम 6 का भाग देंगे तो आपका आएगा 25 × 6 = 150। यह स्क्वायर हटाने के लिए 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। तो घन की भुजा आ गई 5। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा? 5 का क्यूब होता है 125 और आयतन हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में आता है और आपका क्षेत्रफल जो है कि सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 3 बड़े ड्रमों में 36 लीटर, 45 लीटर और 72 लीटर तेल है। किसी बड़े माप से सभी मात्राओं को पूर्णता से मापा जाता है। देखिए, ऐसे क्वेश्चनों में एक चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। अलग अलग दूरियां हो सकती है, अलग अलग पैमाने हो सकते हैं, अलग अलग माप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यदि वहाँ पे ऐसा पूछा जाए कि उसमें उसको मिलाने वाली छोटी से छोटी संख्या, तो वो क्या आएगी, उसका एलसीएम आएगा, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। और बड़ी माप का पात्र पूछा जाए या बड़ी माप की रस्सी या कोई पैमाना पूछा जाए तो क्या आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अर्थात हमारे पास क्या निकालना है, इनका एचसीएफ निकालना, ठीक है। 36, 45 और 72 का एचसीएफ निकालना है। और एचसीएफ निकालने की हमारी वही विधि जिससे एलसीएम निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 का भाग नहीं देंगे, पहले उस संख्या का भाग देंगे जिसका तीनों में जाता है, ठीक है। 2 का भाग 36 और 72 में जाता है, परंतु किस में नहीं जाता, आपका 45 में नहीं जाता है, ठीक है। तो हम देंगे 3 का भाग 36 में 12 बार, 45 में 15 बार, और इसमें कितनी बार जाएगा, 24 बार, ठीक है। फिर से 3 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 12 में जाएगा आपका 4 बार, 15 में 5 बार और 24 में 8 बार। अब किसी भी संख्या का कॉमन रूप से भाग नहीं जाता है, तो इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 3 × 3 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। अर्थात 9 लीटर का वह पात्र होगा जिससे इन सभी को मापा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका 0.35 का स्क्वायर माइनस 0.03 का स्क्वायर बराबर बटे 0.19। तो यहाँ पे देखिए, ये एक संख्या होगी, ये दूसरी संख्या होगी, ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किस प्रकार लिखते हैं हम इसे, ए प्लस बी, और दूसरा लिखते हैं हम इसे ए माइनस बी, ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार लिख देंगे हम 0.35 प्लस के 0.03, और दूसरी बार हम क्या लिख देंगे, दूसरी बार लिख देंगे 0.35 माइनस के 0.03, ठीक है। और बट्टे नीचे में वह संख्या हूबहू आ जाएगी 0.19, ठीक है। अब इस 35 में हम 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 0.38 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 0.38, ठीक है। और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो आ जाएगा 0.32 बट्टे क्या आ जाएगा, सॉरी गुणा का निशान लगाना हमें, बट्टे आ जाएगा 0.19। यहाँ पे देखिए 0.38 है और 0.19 है, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। और 0.32 को हम 2 से गुणा करेंगे, 32 को 2 से गुणा करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 64। तो 0.64 उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही दिया गया है, 2.3 × 2.3 × 2.3 माइनस 1। देखिए 2.3 को 3 बार लिखा गया, ठीक है। 2.3 को कितनी बार लिखा गया, 3 बार। और 1 को तो चाहे कितनी ही बार लिखो, 1 ही आएगा, कितनी घात कर दो तो हम इसे ये मान सकते हैं कि ये a का क्यूब हो गया और ये माइनस b का क्यूब हो गया, ठीक है। क्योंकि a का क्यूब लिख सकते हैं 1 × 1 × 1, 1 ही आएगा, ठीक है। तो a क्यूब माइनस b क्यूब का सूत्र क्या होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब का सूत्र होता है आपका a माइनस का b, और उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में आएगा आपका a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो यही लिखेंगे हम, किस प्रकार लिखेंगे, तो a माइनस बी पहले लिख देंगे हम 2.3 माइनस का 1, ये हो गया a माइनस बी। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे आपका a स्क्वायर, अर्थात 2.3 का स्क्वायर हम क्या करेंगे, 2.3 को 2 बार लिख देंगे, 2.3 गुणा 2.3 प्लस एफ बी, क्या करेंगे हम 2.3 को 1 से गुणा कर देंगे तो वही आएगा 2.3, और प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। और बट्टे में यही संख्या आएगी, ठीक है। तो देखिए यह संख्या 2.3 × 2.3 प्लस 2.3 प्लस 1, 2.3 × 2.3 प्लस 2.3 प्लस 1 हूबहू है, तो इन्हें आपस में काट देंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 2.3 माइनस 1, और 2.3 में से हम 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1.3 बचेगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यदि रूट 1 + 25/144 बराबर 1 + x/12 हो तो x का मान ज्ञात करना होगा आपका, ठीक है। तो 1 + 25/144, तो कितना मान आ जाएगा, ये एक मिश्र भिन्न के रूप में मान सकते हैं या हम जोड़कर भी मान सकते हैं। 144 एकम 144 और 144 और 25 कितने होते हैं, आपका आ जाएगा 169, ठीक है। 169/144 का रूट है, ठीक है। तो हमें पता है कि 169 किसका वर्ग होता है, 13 का होता है,
और ये किसका होता है, ये आपका होता है 12 का। 13/12 बराबर हमें क्या करना है, 1 + x/12। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं इसे, 1 + x/12 है तो हम क्या करेंगे, 12 एकम 12 और 12 + x। ठीक है, 12 + x/12 लिख सकते हैं इसे। तो 12 से 12 कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो 13 बराबर 12 + x है, तो ये 12 इस और प्लस का पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 13 में से 12 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, 1 राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली संख्या से 2 गुना है और तीसरी से 3 गुना है। ठीक है, यदि तीनों संख्याओं की औसत 44 हो तो सबसे बड़ी संख्या क्या। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया औसत का, हम इसे का उत्तर निकालेंगे अनुपात समानुपात से। ये कैसे होगा संभव, देखिए किस प्रकार होगा। देखिए पहली संख्या से दूसरी संख्या दुगुनी है, तो ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी हो गई और ये तीसरी हो गई। ठीक है, पहली संख्या 1 है तो दूसरी 2 है, ये लिखा है। और ये दूसरी संख्या तो तीसरी संख्या से 3 गुनी है, तो ये तीसरी संख्या यदि 1 है तो ये दूसरी संख्या क्या होगी, 3 गुनी। यही लिखा है प्रश्न में कि ये तीसरी संख्या से 3 गुनी है और पहली से 2 गुनी है। अब हम अनुपात ज्ञात कर लेंगे, किस प्रकार करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये पास वाला 2 लिख दो, यहाँ पे कुछ नहीं, पास वाला 3 लिख दो। ठीक है, 2 एकम 2, 3 दूने 6 और 3 एकम 3, तो इसका अनुपात क्या आ गया, 3:6:2। ठीक है, 3:6:2, इन्हें काट नहीं सकते। ठीक है, 2 का भाग 3 में नहीं जाता, 3 का भाग 2 में नहीं जाता। ठीक है, तो यह आ गया इनका अनुपात। अब कुल संख्या कितनी है, औसत 44 है और कुल संख्याएं 3 है, तो कुल कितनी आ जाएगी, 44 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 132 आ जाएगा। कुल संख्या 132 है। संख्या कौन सी पूछी, सबसे बड़ी अर्थात 6 जिसका मान सबसे बड़ा मान 6 का है। तो हमारे पास अनुपातों का योग कितना, 6 और 3 9 और 2 11। तो क्या करेंगे हम, 6/11 गुणा 132, 6/11 गुणा 132। 132 में भाग देना किसका, 11 का, 11 एकम 11, 2 शेष पल बचेंगे, 2 उतारे तो 11 दूने 22, 12 × 6 और 12 को 6 से गुणा करेंगे, 12 छक्के 72 आएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। ठीक है, हो गया अनुपात समानुपात से हल। क्वेश्चन औसत का दिया गया है, दो संख्याओं की औसत x y है, यदि एक संख्या x हो तो दूसरी संख्या कितनी होगी। ठीक है, देखिए दो संख्या है, औसत दी गई है, हमें क्या करना, कुल ज्ञात करना। कुल ज्ञात करना तो इसे 2 से गुणा करवा देंगे तो कुल संख्या हो जाएगी 2xy। अब हमारे पास एक संख्या दी गई है तो इनमें से एक घटा देंगे, दूसरी आ जाएगी, तो 2xy - x। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। चावलों के मूल्य में 20% की कमी करने पर एक व्यक्ति को 350 रुपये में 3.5 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है। बताए कितनी कि चावलों की मूल कीमत कितनी। ऐसी स्थिति में हमें कुछ भी नहीं करना, क्या करना, 20% की कमी की है। ठीक है, और कितनी कमी हो गई, 100% में से 80 की कमी हो गई। ठीक है, गुणा क्या करवाना, इसको मूल्य से करवा दो। ठीक है, इसको कितने चावल खरीद रहा उससे करवा दो, 3.5। ठीक है, उत्तर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0 से 0, 2 एकम 2, 4 दूने 8। ठीक है, ये 1 दशमलव है, ये हटाकर हमें क्या करना है, इसके आगे 0 उतार दिया। ठीक है, 35 का भाग देना किस में देना है, 3850 में देना, तो 5 से काट लेते साधारण हो जाएगा, 7 पंजे 35, फिर से 3 बचेगा और 0 उतारा तो कितना आ जाएगा, 7 पंजे 35 और 0, और ये कितनी बार कटेगा, 7 पंजे 35, 7 बार। ठीक है, 7 का भाग कितनी बार जाएगा, 1 1 और 0, 110 में हमें भाग देना 4 का। ठीक है, 2 से काट लेंगे, ये कितनी बार कटेगा, 55 बार, और ये कटेगा 2 बार, 55 में भाग देना 2 का। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 27.5, 27.50 रुपये आ जाएगी चावल की मूल कीमत। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा आपका। 30%, 20% और 10% की क्रमिक छूट निम्न में से एकमात्र किस छूट के बराबर। ये समतुल्य बट्टा है। ठीक है, समतुल्य बट्टा ज्ञात करना। तो मान लो पहले कितने थे, हमारे पास 100 रुपये थे, उस पर पहले हमने 30 रुपये दिए तो कितने बच गए, 70। फिर उसके 20 दिए तो कितने बच गए, 80। फिर 100 के 10 दिए तो कितने बच गए, 90। ठीक है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 और 2 0 से 2 0। हमारे पास कितना आ गया, 7 × 8, 7 को 8 से गुणा किया 56, 56 को 9 से गुणा किया तो 9 संख्या 54।
ठीक है। और कितना हो जाएगा 9 पंजे 45, 45 और 5 कितना होते हैं 45 और 5 होते हैं 50। नीचे एक 10 है तो एक संख्या छोड़कर दशमलव लगा दो 50.5। अब समतुल्य बट्टा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इससे 100 में से घटा देना, ठीक है। 50.5 को हम क्या करेंगे 100 में से घटाएंगे। जैसे ही घटाएंगे तो हमारे पास कितना निकल कर आएगा 49.6। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। ये होगा इसकी समतुल्य या एकमात्र छूट। यदि 3a + 5b बट्टे 3a - 5b बराबर 5 हो तो a अनुपात b क्या होगा, ठीक है। तो 3a + के 5b बट्टे क्या दिया गया 3a - के 5b, ठीक है, बराबर 5 दिया गया। इसके भी बट्टे में हम 1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका वज्र गुणा करवा लेते हैं, ठीक है। ऊपर वालों को 1 से गुणा करवाएंगे, वही संख्या आएगी 3a + के 5b। नीचे वाले को 5 से गुणा करेंगे, 5 3 15a माइनस के कितने आ जाएगी, माइनस के आ जाएंगे, 5 को 5 से गुणा करवाया 25b, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ गया, ये 3a है, ये 15a इधर आ जाएगा, तो 15 में से 3 घटाएंगे तो माइनस के 12a बराबर 25। ये 5 भी उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के, और माइनस माइनस जुड़ेंगे, चिन्ह माइनस का रहेगा तो माइनस के 30b, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, 12a बराबर 30b। तो ये एक b क्या आएगा, इधर आएगा तो a के बट्टे में आ जाएगा, तो a बट्टे b क्या हो जाएगा, इधर 30 है तो 30/12, ठीक है। 30/12 तो 6 के पहाड़े से ये 5 बार, ये कितनी बार कटेगा 2 बार, तो 5:2 का अनुपात आएगा a अनुपात b का। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा आपका। 22.5 मीटर की समान छड़ का वजन 85.5 किलोग्राम हो तो बताए कि उसी छड़ के 6 मीटर भाग का वजन कितना होगा। तो 1 मीटर भाग का वजन ज्ञात करना, पहले 85.5 में भाग देना 22.5 का, तो ये किससे आ जाएगा 1 मीटर का आ जाएगा, गुणा 6 से करवा दो, ठीक है। यहाँ पर भी 1 से पहले दशमलव, यहाँ पर भी 1 से पहले दशमलव, तो दशमलव को आपस में कैंसिल कर दो, ठीक है। अब हम किस प्रकार हल करेंगे, अब हम इसे हल करेंगे 5 से काट देंगे, ठीक है। 5 से कितनी बार काटेंगे, इसे काटेंगे 5 एकम 5, 3 5 7 पंजे 35, 171 बार। और इसे कितनी बार काटेंगे, इसे 5 से हम काट देंगे कितनी बार 4 पंजे 20, और ये कितनी बार काटेंगे 45 बार, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 3 से काट देते, 3 से इसे काट देते 2 बार, और इसे काट देंगे 15 बार, तो ठीक है। तो 171 गुणा 2, 2 एकम 2, 7 दूने 14 और 2 3, 342 में हमें भाग देना किसका 15 का भाग देना। 342 में 15 का भाग देंगे, कितना आएगा 15 दूने 30, ठीक है। कितने शेषफल बचेंगे 4 और 2, ठीक है। कितना आएगा फिर से 15 दूने 30, ठीक है। 2 बार भाग जाएगा, और 42 में से 30 घटाया तो कितना बचेगा 12, ठीक है। दशमलव लगा के 0 उतारा कितना होगा 15 8 120, तो 22.8 होगा उसका वजन। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 3 कोट थीटा बराबर 4 हो तो 5 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा बटे 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा। तो कोट थीटा, 3 कोट थीटा, ये 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा कोट बराबर क्या हो जाएगा, कोट थीटा बराबर हो जाएगा 4/3। और कोट थीटा का मान क्या होता है, हमने पढ़ा है LA L/K, ठीक है, यही पढ़ा है लाल बट्टे का। साइन कोस टेन कोट, कोट का मान क्या हो जाएगा आधार बट्टे लंब, तो ये 4 हो जाएगा आधार और 3 हो जाएगा लंब। तो कर्ण क्या आ जाएगा, हमने एक सीरीज पढ़ी है कि जहाँ पे 4 3 दिया गया 3 4 दिया गया तो आगे वाला कर्ण 5 आ जाता है, ठीक है। 6 और 8 दिया गया होता तो 10 आ जाता है, ठीक है। तो हमारे पास कर्ण का मान क्या आ जाएगा, कर्ण का मान आ जाएगा 5। वैसे आप देख सकते हो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 16 और 9 25 होते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, और 25 का रूट कितना होता है 5 आता है। तो कर्ण आ गया आपका कितना आ गया, कर्ण आ जाएगा 5, आधार आ गया 4, लंब आ गया 3। तो अब हमारे पास क्या होता है साइन थीटा का मान कितना होता है, साइन थीटा का मान होता है लंब बटा आधार, सॉरी लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान हो गया 3, तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा 3/5, ठीक है। और गुणा किससे करवाना है इसे 5 से, प्लस 3 इंटू 3 दिया गया, और कोस का मान क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, तो 4/5 बट्टे वही नियम रहेगा 5 इंटू क्या करेंगे हम 5 इंटू कर देंगे 3/5 माइनस 3 इंटू 4/5, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल, यहाँ पर भी 5 से 5 कैंसिल,
तो ये कितना बच जाएगा आपके पास आ जाएगा, 3 को 4 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 12/5। ठीक है, इसकी जगह क्या आ जाएगा 12/5 और इसकी जगह भी आ जाएगा 12/5। तो एक जगह दिया गया 3 + 12/5 और एक जगह दिया गया 3 - 12/5। तो जहाँ पे कुछ भी नहीं हो वहाँ पे 1 होता है और नहीं लिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम क्या करेंगे जहाँ पे हर में कुछ भी नहीं हो हम क्या करेंगे उस संख्या को गुणा कर देंगे। 5 को 3 से गुणा करेंगे 15। ठीक है, और 15 में यदि प्लस का निशान है तो 12 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 15 और 12 27/5। ठीक है, और यहाँ पे नीचे भी वही नियम, 5 को 3 से गुणा करेंगे 15 और यदि माइनस का निशान है तो घटा देंगे, 15 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3/5। ठीक है, दोनों संख्याओं के हर में 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5, आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास कितना बचा 27/3। ठीक है, 27/3, 27 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि एक निश्चित दूरी को तय करने हेतु अपना 20% समय बचाने के लिए एक मोटर चालक अपनी गति कितने प्रतिशत बढ़ाएगा। ठीक है, यह आपको बताया गया है बार बार कि यहाँ पे क्या दिया गया है, समय बचाता मतलब कम करता है, तो ऊपर हम क्या करते हैं 20 × 100 वही नियम रहता है हमारे पास, और नीचे क्या कर देंगे हम नीचे कर देंगे 20 - 100 अर्थात कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे 0 से 0, 2 एकम 2, 4 दूने 8। ठीक है, 4 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा 25 बार, तो 25% बढ़ाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। तो ये थे गणित के 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे रीजनिंग के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रीजनिंग का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया कि बकरी अनुपात ब्लिट समानुपात कुत्ता अनुपात क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो जिस प्रकार बकरी ब्लिट करता है तो कुत्ता क्या करता है, उसी प्रकार कुत्ता आपका हाउल, ब्रेक, ग्रंट या बार्क, तो क्या करता है बार्क करता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। फ्रांस, पेरिस, स्वीडन। ठीक है, फ्रांस की राजधानी क्या है पेरिस है, तो स्वीडन की राजधानी क्या होगी, राजधानियाँ याद कर लेना। ठीक है, वैसे भी क्वेश्चन जीके में पूछी जाती है आपके। तो स्वीडन की राजधानी क्या होती है स्टॉकहोम होती है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी और लंदन किसकी राजधानी है आपकी, लंदन टेम्स नदी के किनारे है, ब्रिटेन या इंग्लैंड की राजधानी है। और सिडनी क्या है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है जो किस नदी के किनारे स्थित है, मरे डार्लिंग नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए विकल्प में कौन सा एक विकल्प समूह का सदस्य नहीं है। आज, आने वाला कल, पिछला कल, ये सभी क्या है एक दिनों के काल्पनिक संकेत है, परंतु रविवार क्या एक सप्ताह का एक दिन है। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। उस शब्द का चुनाव करें जो एक शब्द दिया गया उनके अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पे दिया गया पहला SUN। देखिए यहाँ पे S है, इसमें भी है, इसमें भी है। U देखिए इस पूरे वर्ड में U नहीं है, तो यही राइट हो जाएगा। ठीक है, N तो है, तो ये राइट हो जाएगा। आगे वाले भी देख लेते हैं, N भी है, इसमें देखिए N भी है और O भी है, S भी है, E भी है, COIN है। ठीक है, तो COI और N सभी दिए गए हैं। SON S है, O है, N है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि PALE को 2 1 3 4, ठीक है, ये कोड दिए गए। EARTH अर्थ को 4 1 5 9 0 लिखा जाता है, तो PEARL को कोड लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए P के लिए क्या लिखा है, इसने P के लिए 2 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा गया P के लिए 2, तो हम भी 2 लिख देते हैं। ठीक है, E के लिए क्या लिखा, E के लिए इसमें लिखा गया 4। ठीक है, इसमें देखते हैं, इसमें भी 4 है, तो E के लिए 4 लिख देते हैं। A के लिए क्या लिखा, A के लिए इसमें 1 लिखा गया और इसमें भी 1 ही लिखा गया, तो हम भी 1 लिख देते हैं। R के लिए क्या लिखा गया, R के लिए लिखा गया इसमें 1 के बाद में क्या है 5 है, तो 5 लिख देते हैं। और L के लिए क्या लिखा गया, L के लिए इसमें लिखा गया 3, तो हम भी 3 लिख देते। तो 2 4 1 5 3, 2 4 1 5 3, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। तो ये थे आज के 14वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन, और नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे 15वें पेपर के, और यह सीरीज इसी प्रकार पूरे 50 पेपर सेट तक चलती रहेगी। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और हाँ, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको मिलते रहेंगे इम्पोर्टेंट नोट्स और इन सभी वीडियो की PDF फाइल। यदि आपके पास बुक नहीं है तो भी हम PDF अवेलेबल करवाते रहेंगे आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।